गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ सुजल जैन। और आज हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज टू फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जो इस बुक का मेन पर्पज है वो है हमें इंडियन इकोनॉमी से फैमिलराइज कराना। To understand the various process of development, it is important to first look at the state of India economy prior to the country's independence and form an idea that shaped India's past independence development strategy। यानी कि जो ये डेवलपमेंट बुक है, इससे अभी हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा इंडिया था वो इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। यानी कि जो ब्रिटिश रूल जब आया तो हमारे इंडिया का इतिहास बदल गया। द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय द बैटल ऑफ प्लासी। जो ब्रिटिश एम्पायर की जो फाउंडेशन डली वो डली जब बैटल ऑफ प्लासी थी 1757 में। बेसिक पर्पज ऑफ ब्रिटिश रूल। द मेन पर्पज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज टू use the Indian economy as a feeder economy for the development of the British economy। यानी कि जो मेन पर्पज था ब्रिटिशर्स का वो ये था कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसको एज अ फीडर इकोनॉमी ट्रीट करें और अपनी ब्रिटिश इकोनॉमी को डेवलप करें। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टेम्पर्ड द इंडियन इकोनॉमी वेरी बैडली। जो ब्रिटिश रूल आया उसने इंडियन इकोनॉमी को बहुत टेम्पर्ड करा और बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करा। They exploit India's natural as well as human resource for the glory of their own country। उन्होंने इंडिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स दोनों को एक्सप्लॉइट करा, यानी कि खत्म करा अपनी इकोनॉमी को ग्लोरी करने के लिए, अच्छा करने के लिए। फाइनली ऑलमोस्ट आफ्टर 200 years of British rule, India gained independence from them on 15 अगस्त 1947। कम से कम 200 सालों के बाद हमें इंडिपेंडेंस मिली, यानी कि आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से 15 अगस्त 1947 में। अब हम पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। यानी कि ब्रिटिश रूल के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत लो था। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल द इंडियन इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। तो सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमी थी वो थी प्रोस्परस इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी थी? इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रोस्परस इकोनॉमी। यानी कि जो इंडिया था वो सेल्फ रिलायंट था, आत्मनिर्भर था और इकोनॉमी सही थी, मतलब ठीक ठाक थी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एग्रेरियन इकोनॉमी। कौन सी? एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल एंड इट एंगेज्ड अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन एंड ड्राइव्ड लाइवलीहुड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। यानी कि एग्रीकल्चर हमारा मेन सोर्स था लाइवलीहुड का। कम से कम 85% जो हमारी देश की जनसंख्या थी इसमें लगी हुई थी, और कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली लोग लगे हुए थे एग्रीकल्चर में। उसके बाद आता है हमारा वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। India was also known for its handicraft industries in the fields of cotton and silk textiles, metal and precious stoneworks। जो इंडिया है वो अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, खास करके जैसे कॉटन या फिर सिल्क टेक्सटाइल्स हो गए। हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market due to their reputation for the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship। यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया भर में मशहूर थे हमारे उनकी बढ़िया क्वालिटी की वजह से और जो उसमें मटेरियल यूज होता है उसकी वजह से। हाउएवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। यानी कि जब ब्रिटिश रूल आया तो जो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज लाए वो ऐसी लाई जिससे कि उनका ही अच्छा हो और जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है उसका तहस नहस हो जाए। They transformed the country into a supplier of raw material and consumer of finished industrial product from Britain। उन्होंने हमारी कंट्री को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और हमें बना दिया कंज्यूमर फिनिश गुड्स का जो ब्रिटेन से आते थे। अब इसमें बूस्टर पॉइंट 1 पढ़ेंगे हम। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल। मसलिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल पर्टिकुलरली। जो मसलिन है वो एक बंगाल से टेक्सटाइल आता है जो बहुत ज्यादा फेमस है। ये बंगाल के ढाका से आता है जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है।
दक्कई मसलिन हैड गेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम एज एन एग्जीक्यूट टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। जो दक्कई मसलिन है वो वर्ल्ड वाइड मशहूर है, यानी कि दुनिया भर में मशहूर है, और ये कॉटन टेक्सटाइल का ही एक टाइप है। द फाइनेस्ट द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल। जो सबसे अच्छी क्वालिटी आती है मसलिन की उसको मलमल कहा जाता है। समटाइम्स फॉरेन ट्रेवलर्स ऑल्सो यूज टू रेफर टू इट एज मलमल शाही और मलमल खास, यानी कि जब फॉरेनर्स आते हैं वो उसको या तो मलमल खास या फिर मलमल शाही भी कहते हैं। बूस्टर पॉइंट 2, द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income। जो colonial government यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने कभी भी इंडिया की जो नेशनल इनकम थी या पर कैपिटा इनकम थी उसको कभी भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं समझी। Some individual attempt which were made to measure such incomes yielded conflicted and inconsistent results। यानी कुछ लोगों ने कोशिश भी करी निकालने की, लेकिन उन्हें बहुत सारे ग्लिचेस थे, ऊपर नीचे आ रहे थे रिजल्ट्स। अमंग द नोटेबल एस्टिमेटर्स, कुछ एस्टिमेटर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिरास, वी के आर वी राव एंड आर सी देसाई। इट वॉज राव हुज एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द colonial पीरियड वर कंसिडर्ड वर वेरी सिग्निफिकेंट। यानी कि कुछ लोग थे जिन्होंने हमारी नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करी, लेकिन इनमें बहुत सारे ग्लिचेस थे जो राव साहब थे उन्होंने अच्छे से निकाल ली। अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। अब सबसे पहले ये लोग लाए लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द जमींदारी सिस्टम बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो सबसे बड़ा रीजन है स्टेग्नेशन का, यानी कि जो हमारी इकोनॉमी थी उसके रुकने का, वो था ये जमींदारी सिस्टम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बंगाल प्रेसिडेंसी comprising parts of इंडिया प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स। ये पहले कुछ हिस्सों में लाया गया था देश के, जैसे कि बंगाल साइड हो गया, और फिलहाल के टाइम पे अगर बात करें तो ये ईस्टर्न स्टेट्स में है। अंडर दिस सिस्टम profits acquiring out of the agriculture sector went to जमींदार in the form of लगान। यानी कि इसमें जो हमारे जमींदार फार्मर्स को जो भी प्रॉफिट हो रहा था वो इनको जमींदार को देना पड़ रहा था लगान के तौर पे। लगान एक तरीके से टैक्स होता है जो दिया जाता है। द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार was only to collect लगान regardless of the economic condition of the cultivator। जो जमींदार का मेन इंटरेस्ट था वो सिर्फ ये था कि उन्हें लगान कलेक्ट करना है कल्टीवेटर से। द डेट फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स ऑफ लगान to British government were also fixed, failing which the zamindars was to lose their rights। जो जमींदार से लगान कलेक्ट करते थे उसमें से कुछ हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, और अगर वो ये नहीं कर पाते थे तो वे अपना जमींदारी छोड़नी पड़ती थी उनको। द जमींदार एंड द colonial government did nothing to improve the condition of agriculture। जो जमींदार थे और कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ नहीं करा एग्रीकल्चर कंडीशन को सुधारने के लिए। दूसरा पॉइंट है कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब है ऐसी क्रॉप्स लाना मार्केट में जो सेल्फ कंजप्शन के लिए नहीं, सेल के लिए हो। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल farmers were given higher prices for producing cash crops like cotton, indigo, jute, etc। जब ब्रिटिश रूल आया फार्मर्स को हायर प्राइसेस वाली कैश क्रॉप्स उगानी पड़ी जिसमें कि कॉटन, इंडिगो और जूट आते थे। हाउएवर दिस डिड नॉट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर। इससे क्या हुआ कि जो फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इम्प्रूव नहीं हुई, बिकॉज इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स दे वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स which were to be ultimately used by the British industries। फूड क्रॉप्स उगाने की जगह अब हमारे फार्मर्स कैश क्रॉप्स उगा रहे थे जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज द्वारा इस्तेमाल हो रही थी अपने प्रोडक्शन में। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज एंड नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स।
रिजल्टेड इन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी थी, ना इरिगेशन फैसिलिटीज थी, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स थे वो रेन पे रहते थे डिपेंड, और ना हमारे पास फर्टिलाइजर्स थे जिससे कि जो हमारी प्रोडक्शन है वो ज्यादा आ सके। द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मींस नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। जो कल्टिवेटर्स थे वो खुद भी एग्रीकल्चर में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। All this made it difficult to introduce modern technology which caused a perpetually low level of productivity। इसी की वजह से जो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी ना होने के कारण जो हमारी प्रोडक्शन थी वो कम आ रही थी फार्मिंग सेक्टर में। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स वर बोथ स्मॉल एज वेल एज फ्रेगमेंटेड। जो हमारी फार्मर्स पे लैंड थे वो छोटे थे, और अगर किसी पे ज्यादा थे तो वे कहीं कहीं थे, फैले हुए थे। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मीन्स अ पीस हेयर एंड अ पीस देयर। फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब होता है कि एक पीस का लैंड इधर और एक पीस का लैंड कहीं और। इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल्दो एग्रीकल्चर डोमिनेटेड द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, बट सम इंडियन इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग सर्टेन स्पेशली प्रोडक्ट्स enjoyed a वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। यानी कि जो हमारी एग्रीकल्चर डोमिनेट, वैसे तो हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो हमारे वर्ल्ड वाइड मशहूर थी। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। जो इंडिया भारत था वो अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए मशहूर था दुनिया भर में। लाइक एग्रीकल्चर, इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा नहीं था। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल may be illustrated in the following parts। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो कुछ इस तरह से था, जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिजर्व्ड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट एज अ मेजर सेट बैक टू हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को अच्छे से डिस्ट्रॉय करा, जो जो कि सबसे बड़ा कारण है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का तबाह होना। The primary motive of British rule behind the deindustrialization was two-fold policy। जो प्राइमरी मोटिव था ब्रिटिश रूल का वो था टू डीइंडस्ट्रियलाइजेशन करना, और उसमें वे लाई थी टू फोल्ड पॉलिसी। अब टू फोल्ड पॉलिसी कुछ ऐसे हैं जैसे कि टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चीप रेट में यानी कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल ले जा रही थी अपनी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन के लिए। तो सेल फिनिश गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस, और वे अपने जो फिनिश गुड्स थे वो इंडियन मार्केट में हाई प्राइसेस में बेच रहे थे। अब आती है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट्स। द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन। जो ब्रिटिश रूल इंडिया में आया वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन लाया ब्रिटेन में, आया इंडिया में, लाया रिवोल्यूशन ब्रिटेन में। द ब्रिटिशर्स नीड रॉ मटेरियल फॉर देयर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्री एज वेल एज द मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो ब्रिटिशर्स थे उनको रॉ मटेरियल चाहिए था अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने के लिए, और एक मार्केट चाहिए थी जो अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी जो उनके फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए। दे फाउंड इंडिया एज अ lucrative सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ promising मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी कि उनको इंडिया यानी कि भारत एक ऐसा देश मिला जो उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा सकता था और उनके जो फिनिश गुड्स थे वो खरीदता था। ब्रिटिशर्स फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी इस्तेमाल करी, जैसे कि टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जब वे रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट करते थे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। एंड टैरिफ फ्री इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, और जो ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट्स आते थे उन पर भी कोई टैक्स नहीं लगता था एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स पे। बट एट द सेम टाइम लेकिन हैवी ड्यूटी वाज लेविड ऑन द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। बट जब जो इंडियंस थे वे अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते थे तो उन पे हैवी टैक्स लगता था, जिससे कि जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो ब्रिटिश मार्केट में महंगे हो गए।
और जो हमारा हैंडीक्राफ्ट मार्केट था वो पूरा तरह से तहस नहस हो गया। अब हम पढ़ेंगे टैरिफ क्या होता है। अ टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय वन कंट्री ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर कंट्री। टैरिफ एक टैक्स है जो एक कंट्री द्वारा लगाया जाता है इंपोर्ट करने पे दूसरी कंट्री से। अब हम पढ़ेंगे लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। Capital good industries refer to those industries which can produce machine tools and equipment that are in turn used for producing consumer goods. Capital good industries वो industries होती हैं जो इक्विपमेंट बनाती है या फिर बड़ी बड़ी मशीन्स बनाती है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। यानी कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में, कोई एक आधी ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें कैपिटल गुड्स बन रहे थे। British rulers did not pay any attention to their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain. जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो उन्होंने कभी भी अटेंशन नहीं दिया इंडिया पे कि वे चाहते थे कि जो हमारा इंडिया है वो ब्रिटेन पे डिपेंड रहे हमेशा, और उन्होंने कभी भी कोई कैपिटल गुड या हैवी इक्विपमेंट इंडिया को सप्लाई नहीं करी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेंड वेरी स्मॉल। यानी कि जो ग्रोथ रेट था हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो जीडीपी में बहुत कम योगदान कर रहा था। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर अ न्यू क्लास इमर्ज इन इंडिया विच वाज कीन टू अडॉप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। यानी कि जो इंडियन भारतीय लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे थे। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट्स एंड इन फेवर ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट। इसने जो मार्केट में डिमांड थी उसको चेंज कर दिया, यानी कि जो इंडियन मार्केट में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की डिमांड को बढ़ा दिया और इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को लो कर दिया। फिर सिक्स आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। फिर ब्रिटिशर्स रेलवेज लाई इंडिया में। विद द प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज द साइज ऑफ द मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपेंड्स while it starts shrinking for the high cost Indian products। यानी कि जब ये ब्रिटिश रेलवेज लाए अपनी ब्रिटिश मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, इससे इनकी जो कॉस्ट आ रही थी सामान को इधर से उधर ले जाने में वो कम हो गई। बूस्टर पॉइंट ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century the modern industry began to take root in India but it progress remained very slow। सेकेंड हाफ यानी कि जब 19th सेंचुरी आधी चली गई थी उसके बाद जो इंडस्ट्री थी वे उन्होंने जड़ें अपनी डाल दी थी इंडिया में। Initially, this development was confined to the setting up of cotton and jute textiles। यानी कि इससे जो एक तो कॉटन टेक्स इंडस्ट्रीज लगी थी और जूट इंडस्ट्रीज लगी थी। तो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियंस। जो कॉटन मिल्स थी वो भारतीय द्वारा चलाई जा रही थी, जो कि वेस्टर्न पार्ट्स थी भारत में जैसे कि महाराष्ट्र या फिर गुजरात। while the jute mills dominated by the foreigners were mainly concentrated in Bengal। यानी कि जो जूट मिल्स थी वो अब भी ब्रिटिशर्स द्वारा चलाई जा रही थी जैसे कि बंगाल में। Subsequently, the iron and steel industry began coming up in the beginning of the 20th century। और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी वो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में लगी थी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। जो टाटा स्टील कंपनी थी वो 1907 में स्टेब्लिश हुई थी। A few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the Second World War। और ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी इंडिया में। Another significant drawback of the new industrial sector was the very limited area of operation of the public sector। This sector remained confined only to the railways, power generation, communication parts, and some other departmental undertakings। इंडस्ट्रियल सेक्टर में कुछ लिमिटेड एरिया थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए थे, और ये कुछ सेक्टर हैं जैसे कि रेलवेज हो गया, पावर जनरेशन हो गया या फिर कम्युनिकेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। इंडिया हैज बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। हाउएवर द restrictive policy adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade।
जो इंडिया है वो ट्रेडिंग बहुत पहले से करता आ रहा है, जो लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पॉलिसीज लाई तो उसने अफेक्ट करा इंडिया की फॉरेन ट्रेड को। Exporters of primary product and importer of finished goods. India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc., and an importer of finished consumer goods like cotton, silk, and woolen clothes and capital goods. जो इंडिया था वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बन गया था, जैसे कि रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, और इंपोर्टर बन गया था ब्रिटिशर्स के फिनिश गुड्स का। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने मोनोपोली कंट्रोल करा इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स पे। More than 50% of India foreign trade was restricted to Britain while the rest was allowed with a few other country like China, Sri Lanka and Iran। यानी कि जो 50% फॉरेन ट्रेड था वो तो ब्रिटेन के साथ था, और जो बाकी बचा हुआ था वो भी कुछ ही कंट्रीज के साथ था, जैसे कि चाइना, श्रीलंका और ईरान। The opening of Suez Canal in 1869 served as direct route for the ship operating between India and Britain। फिर ब्रिटिशर्स ने सुएज कैनल को खोला 1869 में, जिसने एक डायरेक्ट रूट बनाया इंडिया और ब्रिटेन के बीच में, जिससे उनकी जो फिनिश प्रोडक्ट्स की कॉस्ट आ रही थी वो कम हुई। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अंडर ब्रिटिश रूल द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया exceeded from imports. It implied a surplus in the balance of trade. However, the export surplus was used। जो ब्रिटिश रूल था उसमें जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे इंडिया के वे ज्यादा थे इंपोर्ट से। इट इम्प्लाइड अ सरप्लस। इससे जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो सरप्लस में आ रहा था, और जो भी ये सरप्लस में आ रहा था वो ऐसे यूज होता टू मेक पेमेंट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जो उनके एक्सपेंसेस हो रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उसमें उनको उसमें खर्च हो रहा था टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द वॉर फॉर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और या फिर जो भी ब्रिटिश आर्मी फाइट कर रही थी उसमें जो भी खर्च हो रहा था वो उसमें यूज कर रहे थे। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन कैन बी जज्ड विद द डाटा ऑन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी हमारे देश की वो या तो नेशनल इनकम के द्वारा बताई जा सकती थी या फिर पर कैपिटा इनकम के द्वारा। However, no sincere attempt was made by the British government। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कोई भी तरीका नहीं अपनाया गया जिससे कि इंडिया की नेशनल इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम निकाली जा सके। Some individual attempts were made by experts, but all these estimates produce conflicting and inconsistent result। कुछ इंडिविजुअल्स ने ये निकालने की कोशिश भी करी लेकिन वो इसमें फेल हो गए, उनमें बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंसी थी। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी वाज लेस देन 2%। ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ थी वो 2% से कम थी, और ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम थी 0.5% से भी कम। अब हम पढ़ेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1881। जो ऑफिशियल सेंसस यानी कि जो जनगणना हुई सबसे पहले वो ही 1881 में। इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड। जब भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुई तो 1921 एक ऐसी ईयर है जिसको ग्रेट डिवाइड ईयर भी कहा जाता है। प्रायर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट। यानी कि 1921 से पहले जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कंसिस्टेंट नहीं थी। द साइज ऑफ द पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग। जो हमारे पॉपुलेशन का साइज था वो घटता और बढ़ता रहता था। इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन द अदर। यानी कि किसी में बढ़ रहा था किसी में घट रही थी हमारी पॉपुलेशन। लेकिन 1921 के बाद जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कभी घटी नहीं, हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, हम बढ़ते चले गए। बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। द सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगन आफ्टर 1921। यानी कि 1921 से पहले जो हमारे भारत था वो अपनी फर्स्ट स्टेज पे था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, और जो उसका सेकंड स्टेज आया वो आया 1921 के बाद। डेमोग्राफिक कंडीशन
during the British rule can be described in the following points: high birth rate and death rate. Birth rate refers to the number of children born per thousand in a year. बर्थ रेट उसे कहा जाता है 1000 पे कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं. डेथ रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर थाउजेंड इन अ ईयर, और डेथ रेट उसे कहा जाता है पर थाउजेंड पे कितने लोग मर रहे हैं. बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई एट नियरली 48 एंड 40 पर थाउजेंड रेस्पेक्टिवली. लेकिन जो इंडिया का बर्थ रेट और डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा था, यानी कि 48 लोग पैदा हो रहे थे और 40 मर रहे थे. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, जो इंडिया का लिटरेसी रेट था वो भी बहुत कम था. द ओवरऑल लिटरेसी रेट वॉज लेस देन 60%. जो हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो 16% से भी कम था. आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वॉज एट नेग्लिजिबल लो ऑफ अबाउट 7%, और इसमें भी जो फीमेल लिटरेसी रेट था वो 7% से भी कम था. पुअर हेल्थ फैसिलिटीज, public health facilities were either unavailable to the large mass of population or when available very highly inadequate. यानी कि जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज थी वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं थी, और अगर थी भी तो इनएडिक्वेट थी, यानी कि वो सफिशिएंट नहीं थी. हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो होता है कितने नवजात शिशु 1 साल के होने से पहले मर रहे हैं पर थाउजेंड पे. एट दैट टाइम इट वॉज 218 पर थाउजेंड, और उस टाइम पे वो 218 था पर थाउजेंड पे, जो कि 2016 में 33 पर थाउजेंड रह गया, जो कि अच्छी बात है. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ ईयर फॉर विच पीपल आर एक्सपेक्टेड टू लिव. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो होता है कितने लोग कितने साल तक जी रहे हैं. इट वॉज ऑल्सो वेरी लो, वो भी बहुत कम था. वो था 44 ईयर्स. वो उस टाइम पे 44 ईयर्स था, और अब ये 69.4 ईयर्स है. वाइड स्प्रेड पॉवर्टी. देयर वॉज नो रिलायबल डाटा अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, बट देयर इज नो डाउट दैट एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है जो पॉवर्टी के बारे में बता सके, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया में पॉवर्टी आई उसका मेन कारण था ब्रिटिश सरकार. The overall standard of living of common people in India was very low, and there was widespread poverty in the country. जो आम जनता थी उसका ऐसा कोई लिविंग स्टैंडर्ड नहीं था, और अधिकतर से ज़्यादा जनसंख्या हमारी गरीब थी. इट कैन बी concluded that British rule was the main reason for the worst profile of India's population. जो ब्रिटिश रूल थी वो मेन रीजन था भारत की हालत बेकार करने के लिए. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अब हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. जो कि एग्रीकल्चर था उसमें 70 से 75% लोग लगे हुए थे, इंडस्ट्री में 10% थे, और अनबैलेंस ग्रोथ में 15 to 20% थे. अब हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द इंडिपेंडेंस इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था. रोड्स, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल. अब ब्रिटिश रूल ने इतना कुछ गंदा किया है लेकिन कुछ अच्छी चीजें भी करी हैं, जैसे कि सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेड प्रोडक्शन, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवेज, कंट्रोल ऑन फेमनाइंस, शिफ्ट टू अ मॉनेटरी इकोनॉमी, द इंट्रोडक्शन ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटीट्यूटिंग बार्टर एक्सचेंज. यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमें मॉनेटरी इकोनॉमी पे शिफ्ट करा, बार्टर सिस्टम से वो हमें कैश के पास ले गए. Effective and efficient administrative setup. Note: some modest infrastructural changes in the economy during the British Raj are not denied, but the motive behind these changes was not the growth and development of the Indian economy. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस इन ब्रिटिश राज द्वारा करे गए, लेकिन इनका जो मेन मोटिव था वो इंडिया का डेवलपमेंट नहीं था, इनका था अपनी ब्रिटिश का डेवलपमेंट करना, ब्रिटेन का.
Rather, it was the growth and development of the British economy through colonial exploitation of the Indian economy. State of Indian economy on the eve of independence. इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी? स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस थी, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस थी, रैम्पेंट पॉवर्टी थी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जो इंडिया था वो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था। अब हम पढ़ेंगे डिप्लीटेड इकोनॉमी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज अ डिप्लीटेड इकोनॉमी। आज़ादी के समय तक जो हमारी इकोनॉमी थी वो डिप्लीटेड इकोनॉमी थी। इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी वेयर नो अरेंजमेंट हैज बीन मेड टू रिप्लेस द फिजिकल एसेट्स। ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ पे फिजिकल एसेट्स को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट मेक एनी अरेंजमेंट टू रिप्लेस द डेप्रिशिएटेड फिजिकल एसेट्स। जो ब्रिटिश रूलर्स थे उन्होंने कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं करा जिससे कि जो हमारी फिजिकल एसेट्स है जिन पर डेवलप लगाए उन्हें हम रिप्लेस कर सकें। सेमी feudal economy under the British Raj, the land settlement system gave birth to feudal relation, landlord and tenant relation. ब्रिटिश राज में जब लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया उससे एक नया रिलेशन आया जिसको बोलते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट रिलेशन। द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ लगान एंड वाज वेरी क्रूअल टू द कल्टिवेटर्स। जो लैंडलॉर्ड थे वो हाई रेट ऑफ लगान लगाते थे फार्मर्स पर और बड़े गंदे तरीके से कल्टिवेटर्स के साथ पेश आते थे। The establishment of modern industries led to the creation of two classes. जब मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई तो उन्होंने भी दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। कैपिटलिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्री के ओनर होते हैं और लेबरर्स होते हैं जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सो इंडिया इनहेरिटेड द फीचर ऑफ बोथ फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम इन द इंडियन इकोनॉमी। Amputated economies. The Britishers' policy of divide and rule always promoted discrimination between various groups. जो ब्रिटिशर्स की मेन पॉलिसी थी वो था इंडिया को डिवाइड और रूल करना, जिससे कि अलग अलग रिलीजन और कास्ट के ग्रुप्स बनते थे। एज अ रिजल्ट जिसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया पूरा एक था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसके दो हिस्से हो गए, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान। बूस्टर पॉइंट। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द रेलवेज इन इंडिया 1850। जो ब्रिटिशर्स ने रेलवेज लाए थे इंडिया में वो 1850 में लाए थे। जो फर्स्ट रेलवे ब्रिज था वो बॉम्बे टू ठाणे आया था 1854 में। इन द ईयर ऑफ 1853 द फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस इन द कंट्री स्टार्टेड बिटवीन आगरा एंड कोलकाता। 1853 में फर्स्ट टेलीग्राम सर्विस आगरा और कोलकाता के बीच में आई थी। टाटा एयरलाइंस, a division of Tata and Sons, was established in 1932. टाटा एयरलाइंस जो कि टाटा एंड सन्स का एक पार्ट थी 1932 में आई थी। In 1934 वीके आरवी राव published an essay on India's national income 1925 to 29, which is widely regarded as the first authentic academic exercise in the estimation of national income of India. Cotton and jute were two industries which adversely affected as a result of the partition. जो कॉटन और जूट इंडस्ट्रीज थी वो पार्टीशन की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई। फूड सरप्लस एरिया ऑफ वेस्ट पंजाब एंड सिंध वेंट टू पाकिस्तान, यानी कि जो जहाँ पे फूड प्रोडक्शन अच्छा था वेस्ट पंजाब और सिंध में वो पाकिस्तान में चले गए। दिस वाज द मेन रीजन फॉर द फूड शॉर्टेज इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन। और ये मेन रीजन था फूड शॉर्टेज का पार्टीशन के बाद।